जय हिंद दोस्तों हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र में पढ़ रहे थे। अधिगम स्टार्ट हो गया था। अधिगम तो अधिगम पहला जो पार्ट था मैंने पढ़ा दिया था अधिगम का, कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव से प्राप्त नई ज्ञान को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब जो चीज़ इस समय नहीं जानते हैं, प्रेजेंट में नहीं जानते हैं, बाद में जानने लगे, वो अधिगम हो गया। ठीक है, तो इसको बता दिए थे अधिगम कैसे होता है, ये भी बता दिए थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वो पढ़ना है हमको। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? लगभग क्या दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक निजी कारक होता है, एक बाह्य कारक होगा। भाई दो ही कारक ना होगा, एक निजी कारक होगा, एक बाह्य कारक होगा। ठीक, निजी कारक, एक हो गया निजी कारक, एक हो गया बाह्य कारक। तो अब एक एक देख लेते हैं, निजी कारक को फिर बाह्य कारक को देखेंगे। पहले निजी कारक देख लेते हैं, ठीक ना। तो निजी कारक में पहला आ गया रुचि। पहला क्या हो गया निजी कारक में? रुचि। देखिए, रुचि का मतलब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यदि आप किसी चीज को सीखने के लिए ना, रुचि की बहुत जरूरी होती है। जब रुचि नहीं रहेगी ना तो हम सीखेंगे नहीं। जैसे अधिगम आपको सीखना है तो अधिगम कैसे सीखेंगे? जब आपके अंदर ये इच्छा रहेगी कि नहीं, मुझको अधिगम के बारे में जानना है, अजीत का क्लास लेना है, तभी ना अधिगम सीखेंगे। तभी ना, मतलब निजी कारक यही नहीं। जब रुचि जब आप लेंगे अधिगम के लिए, अधिगम के प्रकार में, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसमें रुचि लेंगे तब ना जानेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम समझ गए? रुचि रहेगी, दूसरा नंबर पर बुद्धि रहेगा। जब बुद्धि रहेगी तभी ना सीखेंगे। बुद्धि, जब बुद्धि रहेगी तब, इसके बाद जब बुद्धि रहेगा तभी तो सीखेंगे हम अधिगम। और जब बुद्धि हो जाएगा तो हमारे बुद्धि है, तो बुद्धि के बाद क्या होगा? ग्रहण शक्ति। उसको ग्रहण करने की शक्ति भी हमारे अंदर रहेगी। जब बुद्धि रहेगी तो अभी तो ग्रहण करेंगे, रहेगा ही नहीं तो कैसे करेंगे ग्रहण? तो अब तीसरा नंबर पर आ गया तो ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति, देखिए ग्रहण शक्ति जब आ गया हमारे पास, फिर समस्या समाधान। जब ग्रहण शक्ति आ गए तो अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो यह हो गया समस्या समाधान। समस्या समाधान मतलब निजी कारक बता रहे हैं। समस्या समाधान। इसके बाद क्या प्रभावित कर सकता है? ये बीमारी भी प्रभावित कर सकती है। कोई बच्चा ज्यादा बीमार रहने लगा तो क्या होगा? बीमारी। बीमारी के बाद मानसिक दशा। उसकी मानसिक दशा कैसी है? ठीक ना, मानसिक दशा। मानसिक दशा, देखिए अब इसको तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, लेकिन अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। जो कारक हैं, पहली चीज की निजी कारक हो। निजी कारक तो है, निजी कारक है, यह है। निजी कारक में क्या है? रुचि। जब किसी सब्जेक्ट के प्रति आप जब रुचि रहेगी, जब आदमी जब अच्छा से कोई टीचर पढ़ाएगा, रुचि अंदर आएगी तब तो ठीक है। जब रुचि नहीं आएगी तब तो अधिगम को प्रभावित करेगा, 100% प्रभावित करेगा। ठीक ना, तो रुचि जरूरी है। अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला जो निजी कारक है क्या है? रुचि है। कि मुझको इस सब्जेक्ट में रुचि आती है, इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं आती है। जब टीचर अच्छा होगा तो रुचि आएगी।
ठीक है ना। तो रुचि बहुत, यदि रुचि आपके अंदर है तो अधिगम प्रभावित नहीं होगा, यदि रुचि नहीं है तब तो अधिगम प्रभावित होगा। इसके बाद दूसरा नंबर आ गया बुद्धि। भाई बुद्धि भी सेम नहीं होती किसी का। जब बुद्धि सेम नहीं, इसीलिए तो कहा गया है कि विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, मिडिल बालक, समस्यात्मक बालक है। जब बुद्धि समान रहती तब क्या, बुद्धि तो समान नहीं होती है। तो इसीलिए जो बुद्धि है ना, बुद्धि पर भी डिपेंड करता है अधिगम प्रभावित। बुद्धि सही है तो अधिगम भी सही रहेगा। बुद्धि गड़बड़ है, जैसे अभी क्लास में सारे कितने लड़के 400-500 लड़के पढ़ रहे हैं, तो उसमें से मान लीजिए कि जब टेस्ट होगा तो कुछ लड़के 10 लड़के चाहे 500 में 20-50 लड़के जो आगे बहुत बढ़िया नंबर लाए, फिर नीचे लाए, फिर मतलब कुछ एकदम खाता ही नहीं खले किसी का। तो अब भाई तो पढ़ाया तो सबको बराबर ही जा रहा है, सभी तो बराबर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि भी, यदि बुद्धि रहेगा तो कैप्चर करने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, ठीक ना, उसीलिए उसके पास बुद्धि रहेगा। इसके बाद ग्रहण शक्ति। अब भाई देखिए, कोई सवाल है, मैंने बताया कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बता दिया। तो आपके दिमाग में घुस गया जो ग्रहण करने की शक्ति कितनी तगड़ी है, कितना जल्दी वो करता है, कोई कितना बाद में करता है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो कुछ मैंने सवाल दे दिया कि अच्छा ये इसको आप लोग करो, x धन y का होल स्क्वायर बताओ, ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ। अब कुछ जो बच्चे ज़्यादा मतलब तेज हैं, मतलब बुद्धि ग्रहण शक्ति उनकी तगड़ी है, तो तुरंत इसी पर रख देंगे कि a की जगह x, कि a की जगह x हो गया, b की जगह y हो गया। लेकिन कुछ रहेंगे सोचेंगे अरे यार कैसे होगा, ये तो a प्लस बी बताए, यहाँ x y कहाँ से दे दिए। फिर सोचेंगे, बैठेंगे, उनको कुछ टाइम लगेगा, एक आध घंटा के बाद आएगा, दो चार सवाल इस पर करना पड़ेगा तब आएगा। किसी को तो अइबे नहीं करेगा। वही ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति कैसी भाई, ग्रहण शक्ति सबके पास सेम नहीं है। जब ग्रहण शक्ति सबके पास सेम रहती तो तब क्या, तो मैं पढ़ा रहा होता, आप लोग भी पढ़ा रहे होते, सभी लोग पढ़ा रहे होते भाई। ग्रहण शक्ति भी तो एक मायने रखती है, तो वही है ग्रहण शक्ति। इसके बाद है समस्या समाधान। समस्या समाधान जैसे यही है, इसका समस्या समाधान करने की इसके अंदर क्षमता नहीं रहेगा कि अरे अब x और y, a प्लस बी पढ़ा रहा था तभी पढ़ा दिया है मैं x y, तो कैसे करें, छोड़ा हटावा, ठीक ना। कुछ ऐसे होते हैं जो समस्या का समाधान ही करना नहीं चाहते। तो जब कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा तो अधिगम, भाई अधिगम का मतलब है ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव से प्राप्त किया जाता है। तो अब वो तो ज्ञान तो दे ही रहा है टीचर कि a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, लेकिन अब उसको है अरे यार क्या कर दिया बीच में, तो समस्या को समाधान ही नहीं करा। ये साइकिल चलाना है, अब पहली बार साइकिल उसको बैठाए, पीछे से धक्का मारे, वो जाके गिर गई, अरे चोट लग गई, अब ना सीखा। मतलब ग्रहण शक्ति कम है तब भी वो अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक ना। समस्या समाधान नहीं, उस अगर कोई बच्चा, कुछ बच्चे जो होते हैं ना बीमार हो जाते हैं, उनका जैसे स्कूल जा रहे हैं डेली पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन बीमारी की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो उससे उनका जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। इसमें तीसरा है मानसिक दशा। उनकी मानसिक दशा कैसी, ये भी देखना होता है कि उनकी मानसिक दशा मतलब कैसे बालक हैं, ये समस्यात्मक बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, तभी तो कैटेगरी बांटी गई है, ऐसी कैटेगरी थोड़े बांटी गई है। जब मानसिक दशा ही को लेकर ना, कोई विक्षिप्त बालक होता है, कोई तेज बालक होता है, ब्रिलियंट बालक होता है, इसी पर है ना, एक कुछ मानसिक दशा है। अब वह कारक देख लेते हैं। ये तो निजी कारक आपको समझ में आ गया होगा, निजी कारक क्या है, बस देख लीजिए आप समझ लेंगे। अब दूसरा है वाह्य कारक। वाह्य कारक क्या है, वाह्य कारक में आर्थिक स्थिति। पहला जो है आर्थिक स्थिति।
देखिए भैया, आर्थिक स्थिति कैसे, जब कोई कोई जो बच्चा होता है ना, पढ़ने में तो ठीक होता है, लेकिन उसके घर की कंडीशन बेचारे की ठीक नहीं होती। जब घर की ठीक नहीं रहती है, एक मैं अपने दोस्त का मैं बता रहा हूँ, एक दोस्त मेरा था, पढ़ने में बहुत तेज था, वो ओबीसी का था, वो पुलिस में 306 नंबर, जब 2011 वाली जो भर्ती थी पुलिस वाली भर्ती, तो वो लाया था 306 नंबर। पढ़ने में बहुत तेज था बेचारा, मैं उसकी किस्मत बता रहा हूँ। 306 नंबर पर मेरिट बन गई, मेडिकल हो गया पुलिस का उसका, ठीक ना, मेडिकल बना और 306 पॉइंट पर कुछ बना था पुलिस का, वो मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। खराब मतलब कि अरे भर्ती निकल जा तनी पढ़ती। जब दूसरा प्री हुआ, फिर मेंस हुआ। मेंस में क्या हुआ, मेंस में गैप हो गया, 2-4-5 महीना गैप हो गया। जब 2-4-5 महीना गैप हो गया तो चला गया नौकरी करने बेचारा। भाई आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं है तो क्या करेगा, तो जाएगा ही जॉब करने ना। तो जब वहाँ से आया बेचारा, तो भाई मतलब कि किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा भैया। अब ऐसा ही लगा 1 महीना पढ़ के 2 महीना पढ़ के सब कंपटीशन निकालने लगे, तब क्या, तब तो कोई भी ऐसे कर सकता है। लेकिन इसमें इस समय कंपटीशन इतना टफ है कि सबको लगे रहना है बराबर, जब लगा रहेगा तभी निकालेगा। तो बेचारा चला गया कमाने। फिर जब मेंस का निकला तब फिर आया, तो अब किया 306 में, कुछ किस्मत भी उसका साथ नहीं दिया, तो अब फिर नहीं हो पाया बेचारा। मेडिकल करवाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, चला गया। यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अब आर्थिक स्थिति, मेन प्रॉब्लम आर्थिक स्थिति है। यदि आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं है तो बच्चों के दिमाग में कितना ही वित्तीय जो उसका असर ठीक नहीं पड़ता है, इसकी वजह से भी वो जो फेल मार जाता है, ठीक ना। ये बाह्य कारक है। इसमें दूसरा कारक है सामाजिक स्थिति। दूसरा है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का मतलब कि जहां पर कोई बच्चा पढ़ने वाला, वहां का सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, रोज खून खराबा हो रहा है, गोली हो रहा है, मार झगड़ा हो रहा है, तो पढ़ाई करेगा कि उसमें ध्यान जाएगा, ठीक है ना। तो सामाजिक स्थिति भी है बाह्य कारक में। और तीसरा है वातावरण। वातावरण बाह्य कारक में, वातावरण देखिए, वातावरण भी का बहुत असर पड़ता है। वातावरण का ऐसे असर पड़ता है कि बच्चे जैसे, वातावरण कैसा है, जब मान लीजिए कि यदि हम पढ़ रहे हैं, हम बैठकर पढ़ रहे हैं, सामने मेरा पार्टनर है, वो खेल रहा है, लेकिन मेरे को देखते हुए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ। तो अब उसके अंदर कुछ तो आएगा ही कि देखा देखी ना, वाला देखा देखी। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जब एक बच्चा पढ़ता है दूसरा बच्चा भी पढ़ेगा, जब वो भी बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो भी नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। और चौथा है कक्षा का माहौल। कक्षा का माहौल, कक्षा का माहौल कैसा है, कक्षा का, देखिए कक्षा का माहौल भी बहुत मायने रखता है। कक्षा का माहौल बहुत मायने रखता है। जब क्लास सही रहेगा, क्लास मतलब वातावरण, एक वातावरण, कक्षा का माहौल। वातावरण मैंने बता दिया कि देखा देखी भी करने वाला, लेकिन एक वातावरण और भी होता है। जैसे हमको पढ़ना है, गर्मी का दिन है, खूब गर्मी का दिन, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, अब मच्छर पूछे कि ना, मतलब बहुत मच्छर काट रहे हैं, पसीना टप टप चू रहा है, जो बैठे कपिया भीज जा रही है, तो उसमें भी थोड़ा मन उचक जाता है, अरे यार छोड़ो हटाओ, मतलब पढ़ने के बावजूद भी हटा देता है। और वातावरण की कैसा, संगत कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। कक्षा का माहौल, कक्षा का माहौल कैसा है, कक्षा का माहौल अच्छा है, बढ़िया कक्षा है, मतलब बच्चे सही हैं। जो कक्षा के माहौल में आ गया शिक्षक का व्यवहार, इसी में शिक्षक का व्यवहार, कि शिक्षक का व्यवहार जो है, शिक्षक का व्यवहार ये तो बहुत जरूरी है। शिक्षक का व्यवहार, देखिए शिक्षक का व्यवहार यदि गड़बड़ रहेगा ना, व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कक्षा में
पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि हई पार्टी ठीक है, हई पार्टी ठीक है, ये हमार जात के पढ़ाई उनके पढ़ाई, तो ये तो वहाँ पर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिक्स को घुसाना नहीं चाहिए। जात पात एकदम ये जो है ना बहुत खराब चीज़ है। इस पर यदि कोई पड़ गया तो उसका नॉलेज एकदम पीछे हो जाएगा। तो इसलिए कक्षा का माहौल और शिक्षक का व्यवहार दोनों चीज़ बहुत अच्छा रहना चाहिए। और छठा नंबर शिक्षण विधि, पढ़ाने का तरीका भी। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि इसका भी कारण पड़ता है। शिक्षण विधि मतलब बच्चों को पढ़ाने का तरीका। ये छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे को कह दिए कि एगो डंडा खींच, अब पढ़ाने के लिए एगो डंडा खींच आ गोला ऐसे बना दे, आ गोला बना के एगो खींच दे, पहुँच को बन गई। अब बताइए छोटे बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे, उनके कॉपी पर लिखेंगे आप कि बेटा ऐसे एक पाई खींचो, पाई खींचते रहो, पाई पहले खींचना सिखाएंगे, फिर गोला बनाना सिखाएंगे, उसको गोला बनाओ गोला बनाओ गोला बनाओ, ठीक उसको सिखाएंगे। फिर उसको ऐसे सिखाएंगे ना, फिर पाई खींचो, ऐसे पाई खींचो, ऐसे पाई खींचो। तो शिक्षण विधि जो है ना, यदि शिक्षण विधि गड़बड़ है तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षण विधि का बहुत, ठीक ना, बहुत जरूरी है शिक्षण विधि। और सातवां नंबर है विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप का मतलब कि कितना विषय को आप समझ रहे हैं, कितने अच्छे से डिफाइन करके पढ़ा रहे हैं। जैसे कुछ लड़कों, जैसे हम लोगों क्या होता था, मैथ ठीक, फिजिक्स ठीक, केमिस्ट्री है ना सभी का होगा वो, कुछ भाई किसी का ऐसी बात नहीं है, सबको नहीं कह रहे हैं, सभी तेज हैं, ठीक ना। तो हम लोग केमिस्ट्री गड़बड़ा जाता है, विषय वस्तु इस पर भी गड़बड़ी है। उसमें जैसे हम लोग हिंदी के छात्र हैं तो अब हम लोग इसमें विषय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि विषय वस्तु सही नहीं है, आप विषय वस्तु को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए, पढ़ाते वक्त उदाहरण अच्छे से नहीं दे पाए, तब तो वो भी चौपट है। और एक लास्ट है, आठवां नंबर है सीखने का अवसर। सीखने का अवसर, सीखने का अवसर। देखिए सीखने सीखने का अवसर जो है ना, जब मिलेगा बच्चों को तभी, जब सीखने का अवसर ही नहीं मिलेगा तब तो वहां पर भी मामला चौपट है, ठीक ना। तो यह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अधिगम को। देखिए मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा, अधिगम में 6-7 मतलब वीडियो लेकर आऊँगा, 6-7 वीडियो, और एकदम बढ़िया से आपको समझाऊंगा, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? निजी कारक है, एक वाह्य कारक है, और वाह्य कारक में कितने हैं? 8 हैं, 8 हैं, और निजी कारक मतलब 6 है, ठीक ना। तो अब यह हो गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट करते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। अधिगम के कितने प्रकार हैं? अधिगम के 8 प्रकार हैं। और 8 प्रकार कौन बताया है? ये बताए हैं रॉबर्ट एम गैने। रॉबर्ट एम गैने, लिख दें, रॉबर्ट एम गैने, ठीक ना। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पुस्तक इनकी कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक ना। देखिए अधिगम के प्रकार में 8 प्रकार बताए हैं। कौन बताए हैं? रॉबर्ट एम गैने ने। रॉबर्ट एम गैने ने बताए हैं 8 प्रकार। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो बुक का नाम है उनका, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। इनके 8 प्रकार को पिरामिड भी कहते हैं।
ठीक ना। रॉबर्ट एम गैने के जो शिक्षण अधिगम का प्रकार है, अधिगम के प्रकार में जो 8 प्रकार बताए हैं उसको पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक ना। ये निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। तो इसको एक एक करके देखते हैं, आराम से देखते हैं, ठीक ना। पहले इसको पिरामिड इनका तो बना ही दें। इसका नोट कर लीजिए ना, अधिगम के प्रकार कौन, रॉबर्ट एम गैने ने दिया है। किसमें, द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम है, ठीक ना। और लिखते हैं रॉबर्ट एम गैने, रॉबर्ट एम गैने, ठीक ना। जो 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के, 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के। कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार। और 8 प्रकार को यही पिरामिड है, ठीक ना। इसको पिरामिड के रूप में दर्शाए हैं। इसका मतलब है कि सरल से जटिल की ओर, सरल मतलब सबसे नीचे सरल है, सरल से जटिल की ओर, ठीक ना। सरल से जटिल की ओर, जटिल की ओर। देखिए इसमें 8 प्रकार बताए हैं। जो पहला प्रकार बताए हैं उसको बताए हैं संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को निम्न स्तर, यह क्या है, निम्न स्तर है। यही ये जो है निम्न स्तर का बोलते हैं, अधिगम है निम्न स्तर, संकेतों के माध्यम से, ठीक ना, बच्चों को निम्न स्तर। देखिए यह जितना बनाए हैं, जितना पिरामिड बनाए हैं, जो प्रकार बताए हैं सीखने का, कि देखिए सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। जब संकेत सीखेगा तब उसके अंदर उद्दीपक आएगा, उद्दीपक, ठीक ना। जब संकेत किसी चीज को जब जान जाएगा बच्चा, तब जब संकेत जानने लगा तब उद्दीपक करेगा। इसके बाद श्रृंखला अधिगम, इसके बाद शाब्दिक, फिर विभेदात्मक, फिर संप्रत्यय, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। इसमें से एक भी क्रम छूट गया तो सारा चौपट हो जाएगा, ठीक ना। ये 8 प्रकार हैं, नीचे से लेकर, सरल से लेकर जटिल की ओर। देखिए जो यह है ना 1 2 3 4, ये जो चारों है ना, इसको चारों को मैं बोलते हैं प्राथमिक स्तर। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। और यह जो है उच्चतर स्तर, उच्चतर स्तर, यह है उच्चतर स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्चतर स्तर। और जो 1 2 3 4 जो है ना, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार अधिगम, ठीक ना। ये जो चारों हैं ये पशु पर और मानव पर, दोनों पर अध्ययन किया गया है। यह जो चीज है पशु और मानव दोनों चीज पर, पशु और मानव पर। जैसे पावलोव का सिद्धांत में है, कुत्ते जो घंटी बजाते हैं, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, अच्छे इसके बाद पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना वो पढ़ाएंगे। पावलोव का नहीं, थार्नडाइक का पढ़ाएंगे शुरू में। तो थार्नडाइक के क्या है, बिल्ली पर प्रयोग किए, तो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक ना। तो अब यहीं से शुरुआत हुआ है। यह जो चारों है ना 1 2 3 4 शाब्दिक साचार अधिगम तक पशु और मानव तक हुआ है। लेकिन जो 5 6 7 8 है, विविधात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या अधिगम, यह सिर्फ मानव पर है और इसको मानव कर ही सकता है। समस्या का समाधान जो लास्ट है वो मानव ही कर सकता है, वही मानव, ठीक ना। मानव उच्चतर स्तर इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये प्रकार है रॉबर्ट एम गैने के, 8 प्रकार हैं और 8 सीढ़ी दर सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ी दर। इसमें एक भी डंडा मिक्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी मिस हो गया तो मामला चौपट हो जाएगा तुरंत, ठीक ना। मान लीजिए कि चढ़ने के लिए सीढ़ी है यही, अगर इसमें से डंडा 2 डंडा निकाल दिया जाएगा तब कैसे चढ़ेंगे, नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के लिए है, सरल से जटिल की ओर, ठीक ना। और देखिए संकेत अधिगम को निम्न स्तर का बोलते हैं, निम्न स्तर में बताया निम्न स्तर। और जो उस पर उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ अधिगम, उच्चतर या सर्वश्रेष्ठ अधिगम इसको बोलते हैं, उच्चतर सर्वश्रेष्ठ अधिगम, सर्वश्रेष्ठ अधिगम जो है कि समस्या समाधान अधिगम। जब समस्या को सॉल्व करने लगा
तब ये हो गया समस्या समाधान अधिगम। तो हम एक एक अधिगम को बता रहे हैं, लिखकर परिभाषा सहित बता रहे हैं, ठीक ना। आज 8 प्रकार खत्म करें, कल नेक्स्ट मतलब चालू कर देंगे थॉर्नडाइक से। तो इसको हम देख लेते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। रॉबर्ट एम गैने ने 8 प्रकार दिए हैं अधिगम के। अधिगम के 8 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं संकेत अधिगम से, पूरा लिख कर, ठीक ना। ये जो संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम का ये बताया गया है, यह पावलोव का अनुबंधन या पारंपरिक अनुबंधन का रूप है। इसमें प्राकृतिक व अप्राकृतिक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत करके अनुक्रिया का अभ्यास कराया जाता है, ठीक ना। यह पहला संकेत अधिगम है, इसको लिख लीजिए। मतलब उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, उदाहरण आपको उदाहरण हम दे देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा संकेत अधिगम क्या है। इसको आप लोगों ने लिख लिया ना। पावलोव का अनुबंधन हमको पढ़ाना है, लंबा टॉपिक है। थॉर्नडाइक का जो है वो भी लंबा टॉपिक है, बिल्ली वाला है, ठीक ना, उसको पढ़ाना है। लेकिन मैं उदाहरण देकर मैं आपको समझा दूंगा कि संकेत अधिगम क्या है। संकेत अधिगम बच्चों को संकेत के माध्यम से पहले सिखाया जाता है। जैसे जब बच्चा शुरुआत किया पढ़ना, तो कैसे पढ़ाएंगे आप? लिखता वहां पर रहता है ना, जैसे एप्पल है, एप्पल कैसे, ऐसा ही ना एप्पल होता है, एप्पल है, फिर इसमें ऐसे पत्ती है, तो उसको क्या पढ़ाएंगे? ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, ठीक ना। उदाहरण भाई देखिए, यहां पर तो लिखा ए है, लेकिन यहां पर पूरा फिगर बनाएंगे, पूरा फिगर बना के लिखेंगे एप्पल, ठीक ना, एप्पल लिखेंगे। या तो जैसे क है, क से कबूतर, कबूतर बनाएंगे ना इससे, यार कबूतर नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। क से कबूतर, बात समझिए आप, हमारी समझिए आप, समझ जाएंगे आप। ए फॉर एप्पल होता है, हमको बच्चे को लर्न कराना है ए, ठीक ना। तो ए को कैसे लर्न करवाएंगे? सेव बनाएंगे और सेव को लिखेंगे APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेव। तो बच्चा जो है, तो ए यहां पर एक ए लिखा रहेगा और यहां पर सेव रहेगा। तो अब ए से एप्पल वो जान जाएगा कि जब भी देखेगा तो बोलेगा कि ए फॉर एप्पल, ये क्या ए है, ए है। जैसे क से कबूतर, वहां पर एक तो क लिखेंगे ऐसे, क बना के इसको ऐसे पैक कर देंगे, एक कबूतर का फोटो बना देंगे, ठीक ना, और उसका फोटो बनाकर यहां पर पूरा लिखेंगे कबूतर। लेकिन इसी को देखकर बचवा जो ना समझ जाए कि क से कबूतर, ठीक ना। तो संकेतों के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराया जाता है, उसी को बोलते हैं संकेत अधिगम। मतलब समझ गया ना, इसमें यही है संकेतों से। पहला हो गया संकेत के माध्यम से। अब दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसका यह थॉर्नडाइक के संबंधवाद तथा BF स्किनर की सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का रूप है। इसमें प्राणी को एक विशिष्ट अधिगम वातावरण में रखा जाता है, उसी वातावरण में उद्दीपन का कार्य करता है। जानते ही है ना, जैसे बिल्ली थी, जो बिल्ली को गेट में इस पिंजरे में बंद कर रखा था, यहाँ पर लीवर था, यहाँ पर गेट था, ठीक ना, भूखी बिल्ली है। तो मैं पढ़ाऊंगा इसको, बस आप समझिए, इस समय मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझते हुए चलिए, ठीक ना। यह विशिष्ट वातावरण में रखा जाता है। उदाहरण हम दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, रोज रोज क्लास कीजिए, आपको हर एक चीज पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप पढ़ते चलिए आराम से, अजीत क्लासेज में अजीत से क्लास लीजिए और लेते रहिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए इसमें उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण सबसे बढ़िया उदाहरण है, वो तो बिल्ली वाला तो मैं बताऊंगा,
वो अलग चीज है उद्दीपक, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या उदाहरण में, यदि हम कहीं जाएंगे, बाइक से जाते हैं, कार जाते हैं, आगे ट्रैफिक है, सिग्नल मिल गया, रेड जल गया, ग्रीन जल गया, येलो जल गया, हम उस वातावरण में पहुंचे और वातावरण में उद्दीपक जो है उसको देखकर हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। भाई रेड जल गया तो हमको रुकना है, कोई तो बोला नहीं कि रुकने के लिए, नहीं ना बोला कोई, लेकिन रेड सिग्नल को देखकर हम रुक जाएंगे वहां पर। वही है उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम, ठीक ना। वहां पर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लोग जान जाते हैं, हम जान जाते हैं, आप जान जाते हैं कहाँ ट्रैफिक है। येलो जला है तो थोड़ा मतलब रेडी रहिए, अब चलने का रास्ता खुलने वाला है। ग्रीन जल रहा है तो चलिए भाई, एकदम चौराहा पार कर जाइए, ठीक ना। इलाहाबाद का सिविल लाइन आप लोग सब जानते ही हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम हो गया। तो अब श्रृंखला अधिगम, इसमें दो या दो से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे उद्दीपक प्रतिक्रिया की एक विलक्षण श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला के निर्माण से बालक जो कुछ भी सीखता है, गैने ने श्रृंखला अधिगम का नाम दिया है। इसमें दो या दो से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध जोड़ दिए जाते हैं, ठीक ना। तो उनसे उद्दीपक प्रतिक्रिया की एक विलक्षण श्रृंखला बन जाती है। मतलब ये है कि छोटका एक उदाहरण, मान लीजिए कोनो छोटका बचवा है, तो अब छोटका बचवा है तो बोल तो पाता नहीं है, छोटा है 7-8 महीने का, तो उसको कैसे सिखाया जाता है। देखिए, उसके सामने कोई लड़का आ गया, तो अब जब लड़का आ गया तो उस लड़का देख कर चौंकेगा, ये कौन लड़का है। तो उसकी माँ कहेगी ई मामा हूँ तुहार मामा, ठीक। तो 2-3 बार कहेगी इसको, कई बार कहेगी, जब बार आएगा तब बार कि ई मामा हूँ मामा। तो लड़का भी देखेगा, हाँ ई मामा हूँ, तो देख मामा मामा, तो सीख जाएगा, उस लड़के को देखकर बोलेगा मामा, ठीक ना। यही मतलब दो से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध जोड़ दिए जाते हैं। उसी से तो आया उद्दीपक है, देखकर कौतूहल में देखा उद्दीपक को, फिर उस उद्दीपक को बताया ये मामा हूं तुहार, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात, रिमोट है, रिमोट टीवी का रिमोट है, तो सभी लोग बैठे रहते हैं तो रिमोट देखते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, रिमोटवा दाओ, तो रिमोट सबका आदत में आ जाती है, रिमोट। तो जो बालक है वो भी देखते देखते रिमोट वो भी मांगने लगता है, ठीक ना। तो अब ये चीज़ है। एक और उदाहरण देख लीजिए, जिसे हम घर में एंट्री मार रहे हैं। हम स्कूल से आए, स्कूल से ज्यों आए तो जूता इधर निकाल कर फेंके, मोजा उधर फेंके, अपना सारा कपड़ा इधर रखे, कुछ कपड़ा उधर रखे, और जो बैग है अपना निकाल के इधर फेंक दिए। इसके बाद चाहे माता जी चाहे पिताजी आए, गुस्सा हो गई, यार तुम ऐसे ही करते हो, 2 थप्पड़ लगाए कि जाओ ये सारा पहनो, जाओ बाहर जाओ, बाहर से आओ, व्यवस्थित ढंग से रखो। तो उससे क्या हुई, उसको सीख मिली। नहीं, वही दे रहा है, 2 से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे उद्दीपक प्रतिक्रिया की एक विलक्षण श्रृंखला बन जाती है। विलक्षण श्रृंखला बन गई भाई। जो हम नया सीख गए काम ना, अधिगम में तो नया काम सीखना है। तो वो 8 प्रकारवा में एक प्रकारवा है ना, तीसरा प्रकार समझ रहे हैं आप ना। तो वो अधिगम सीख गया, तो वही है अश्रृंखला अधिगम है। एक है शाब्दिक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम को भाषा सीखने में प्रस्तुत किया जाता है। इसे मानव अधिगम में ही प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया था जो 1 से लेकर 4 तक थे, पशु और मानव दोनों पर किया गया, लेकिन चौथा इसलिए मैं पशु पर कर दिया कि मैं उदाहरण में बता रहा हूं
इस प्रकार के अधिगम को भाषा सीखने में प्रस्तुत किया जाता है। इसे मानव अधिगम में ही प्रयोग कर सकते हैं, मानव अधिगम में ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द को सीखने में मदद करता है। मतलब समझे, जैसे कविता, ठीक है ना, एक शब्द से दूसरा शब्द सीखने में मदद मिलता है। कविता हो गया, कविता में कनक कनकते सौ गुनी, कनक कनक है ना, उसका अर्थ हुआ, वो तो कठिन हो गया, छोड़िए, बच्चों की बात है, बच्चों की बात है। जैसे आ गया विद्या, कविता हो गया, कविता से भी भाषा सीखने को मिलेगा। एक मतलब भाषा सीखने में प्रस्तुत किया जाता है। इसे मानव अधिगम में ही प्रयोग कर सकते हैं। एक शब्द दूसरे शब्द को सीखने में मदद करता है, एक शब्द दूसरे शब्द को सीखने में मदद करता है, ठीक ना। इस शाब्दिक अधिगम का, जैसे कविता हो गया, अब कविता तो जैसे विद्या है, विद्या, अब विद्या में अब बता दीजिएगा, इसमें आलय जोड़ दो, क्या हो जाएगा, विद्यालय, एक ही शब्द से विद्यालय, विद्यार्थी, ठीक। तो ऐसे है, यही है कि एक शब्द से दूसरे शब्द को सीखने में मदद करती है। जैसे विद्या से विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया ना, वही चीज। अब इसमें एक है संगीत, कविता हो गया, दूसरा संगीत के साथ भी सीखने को मिलता है, कविता और दूसरा संगीत। संगीत के माध्यम से भाई, संगीत में जो गाना बजेला उसी हिसाब से, जैसे कानों का झुमका ऐसे करना पड़ता है, ठुमक ठुमक ठुमकावे के पड़ेगा, गाना चल रहा है ना इस समय, ठुमक ठुमक, तो ठुमकाना पड़ेगा ना। तो शब्द के अनुसार सीखना पड़ता है, एक शब्द से दूसरे। भाई अब कोई शब्द मैं बोला ठुमक ठुमक, तो अब उसके साथ जो नाच गाना है उसमें भी तो ठुमकना पड़ेगा, उसी शब्द के अनुसार। वही दे रहा है कि एक शब्द दूसरे शब्द को सीखने में मदद करता है, यही है शाब्दिक अधिगम। अब देखते हैं बहुवेधन अधिगम। बहुविवेधन अधिगम में अधिगम करता एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उसमें भेद कर सकता है। जो बालक है ना, थोड़ा बड़ा हो गया है, वो पहचान सकता है क्या चीज, एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान सकता है। मतलब जैसे अभी मैंने यह कलर लगा दिया, बोले कौन सा कलर है बेटा, तो बोलेगा ब्लू है, ब्लू कलर है, पहचान कर गया कि ब्लू कलर है। फिर मैंने इसको लगा दिया, कौन सा कलर है, रहेगा ब्लैक कलर है, ठीक ना। वही दे रहा है, अधिगम करता एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उसमें भेद कर सकता है। मतलब ये दोनों में भेद करने सीख जाएगा कि ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, यह व्हाइट कलर का है, ठीक ना, बहुविवेधन अधिगम में। और दूसरा चीज इसमें क्या है, यह जैसे अपने पिता को ग्रुप में पहचान जाएगा। ग्रुप में 8-10 लड़के हैं, उसमें उसके पिता भी हैं, कोई आदमी है, 8-10 आदमी है, उसमें अपने पिता को पहचान कर अपने पिता के पास चला जाएगा। 8-10 औरतें अपनी माँ को पहचान कर माँ के पास चला जाएगा। मतलब उसके अंदर भेद कर सकता है, वही भेद कर सकता है और उनके पास चला जाएगा। ब्लू ब्लैक में भेद कर सकता है, ठीक ना। और वर्णमाला में भी कर सकता है, ये जान जाएगा, ये भी जान जाएगा वो बालक कि जब ब बनाना है तो ब ऐसे रहेगा और वह ऐसे रहेगा, बिचवा में फाड़ेंगे तब ब बनेगा। अब जैसे बी है, इसको भी जान जाएगा, भेद कर सकता है, ये बी है, ये डी है, ठीक ना, ये बी है, ये डी है, भेद करना सीख जाएगा। से भ है, जान जाएगा भ ऐसे बनता है और म ऐसे बनता है, और य ऐसे बनता है और थ ऐसे बनता है। वो भेद करना बलकवा सीख जाएगा, उसी को बोलते हैं विवेधन अधिगम। अब है यह अधिगम प्रत्यय। प्रत्यय उद्दीपनों का ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। उद्दीपन व्यक्ति, वस्तु या घटना के रूप में होता है।
मतलब बालक जो है ना इतना समझदार हो जाता है कि उद्दीपनों का ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको पहचान लेगा। जैसे यह अभी यह हो गया, ठीक, यह है, और इसको घेरा में बंद करिए। ये क्या है? एक कलर है, बताएगा बच्चा कि एक कलर है। इसमें गोला है ना ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, तो अब तो जहाँ इसमें तो विभेद तो कर ही लेगा। अब इस अधिगम प्रत्यय में बता देगा कि एक कलर है, ठीक ना, एक कलर है। और दूसरा बालक यह भी बता देगा कि जैसे नहर, समुद्र बता देगा। उसको आप फोटो दिखा देंगे ना कि तालाब कौन सा है, ये तालाब है, ये झील है, ये समुद्र है, भेद कर सकता है बालक। बालक उम्र में भी भेद कर सकता है कि ये जो बाबू है, जो छोटे वाला लड़का को बोला बाबू है, ये बाबू। फिर जो आदमी जो नौजवान हो जाता है, नौजवान को बताने लगेगा, अपने मन से बकने लगेगा कि चाचा, मामा, ठीक ना। अब बुढ़ाऊ जो बुढ़ा हो जाएंगे, जो बुढ़ा है, बुढ़ा को देखकर बोलेगा नाना, बाबा, ये अपने से करने लगा, ठीक ना। वही बता रहा हूँ, अधिगम प्रत्यय, इसमें अपने से वो डिसाइड कर लेगा बच्चा, ठीक ना। तो 6 अधिगम हो गया, 2 गो और बचा है, उसको भी खत्म कर दें। 7वां है सिद्धांत नियम निर्माण। सिद्धांत नियम निर्माण। नियम अधिगम में 2 या 2 से ज्यादा प्रत्ययों की श्रृंखला शामिल होती है, पहला कंडीशन। दूसरा, श्रृंखला के विभिन्न घटकों को जोड़ते हुए सिद्धांतों का निर्माण करता है, ठीक। दूसरा, इसके बाद अधिगम करता नई परिस्थिति में उस सिद्धांत का प्रयोग करता है, पुनः प्रमाणित करता है। जैसे मतलब देखिए कंडीशन जिसमें दिया है सबको, मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो हर चीज जानने लगता है, वो देखिए पुनः प्रमाणित करता है। जैसे बर्फ का उदाहरण से आपको ना एकदम सटीक समझ में आ जाएगा और इससे आपकी सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना, ठीक ना। बच्चा क्या करेगा, जो बर्फ है ये जान जाएगा कि इसमें देख कंडीशन कितने आ गए, बर्फ हो गया, गर्मी पा गया, फिर पिघल गया, समझ गए। वही दिया है, नियम अधिगम में 2 या 2 से ज्यादा प्रत्ययों की श्रृंखला शामिल होती है। 2 से ज्यादा शामिल हो गई ना। श्रृंखला के विभिन्न घटकों को जोड़ते हुए सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसको जोड़कर सिद्धांतों का निर्माण करता है कि बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना। इसके बाद अधिगम करता नई परिस्थिति में उस सिद्धांत का प्रयोग करता है। फिर प्रयोग करेगा बालक, क्या करेगा कि बर्फ का टुकड़ा उठाएगा, उसको लेकर आग में चाहे ऐसी गर्मी में रख देगा, तो देखेगा बर्फ है, ठोस है, गर्मी उसको सूर्य में रख दिए, छत पर रख दिए, तो पिघल कर पानी बन गया। बच्चा प्रयोग करने लगेगा, वही पुनः प्रमाणित करता है, उसको फिर प्रमाणित करने लगेगा। जैसे यह हो गया कि पानी जो है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करेंगे तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक ना। पानी जो, तो अब तीनों हो गया ना, अब तीनों को ये जो है ये प्रमाणित करेगा बालक। वही देखिए, नियम अधिगम में 2 या 2 से ज्यादा प्रत्ययों की श्रृंखला शामिल होती है, ठीक ना। श्रृंखला के विभिन्न घटकों को जोड़ते हुए सिद्धांतों का निर्माण करता है बालक। इसके बाद अधिगम करता नई परिस्थिति में उस सिद्धांत का प्रयोग करता है, फिर पुनः प्रमाणित करता है, ठीक ना। बालक उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है ना। एक लास्ट क्या बचा है, समस्या समाधान अधिगम, इसके बाद खत्म, ठीक ना। 8 प्रकार बताए हैं गैने जी ने।
समस्या समाधान अधिगम में है। इसमें 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय होता है और किसी नई समस्या का समाधान प्राप्त होता है। यह अधिगम का सर्वोच्च स्तर है और इसके लिए नियम निर्माण अधिगम का होना पूर्ण आवश्यक है। ठीक ना, मतलब बच्चा अब यहाँ बड़ा हो गया और थोड़ी बड़ी समस्या को हल कर सकता है। जैसे मैंने उसको दे दिया उदाहरण में, देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय होता है और किसी नई समस्या का समाधान प्राप्त होता है। जो पहले जो नियम सीखे भाई अनुभव से तो ही आदमी, बताया हो ना कि ज्ञान प्रशिक्षण और अनुभव से, तो उसको पूर्व ज्ञान तो मिला, 2 समस्या उसको अनुभव तो है। जैसे मैंने उसको दे दिया है उदाहरण के लिए मैंने उसको दे दिया कि बेटा a बराबर 3 और b बराबर 5, तो हमको a प्लस b का होल स्क्वायर हमको बता दो बेटा क्या हुआ। तो अब बालक इसको हल करने लगा कि a प्लस बी को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बालक रखने लगा a बराबर 3, b बराबर 5, फिर a बराबर यहाँ पर लिखेगा बालक, फिर 3 ना, a प्लस b, तो हमको a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ ना। तो अब देखिए a प्लस का होल स्क्वायर हमको बताना है। तो अब बालक बता देगा, तुरंत इसी पर रख देगा कि 3 का स्क्वायर धन 2 गुणते 3 गुणते 5 धन 5 का स्क्वायर। बालक निकालने लगेगा, 5 यहीं 15 दूना के 30 धन 25, सब जोड़ जाड़ के बालक निकाल लेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होगा। तो अब बालक बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने लगेगा। ठीक ना, तो अब यह हो गया समस्या समाधान अधिगम। गयने का जो 8 प्रकार का जो समस्या समाधान का जो नियम था मैंने आज खत्म कर दिया। फिर कल अधिगम के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा जब देखें तो कम से कम सब्सक्राइब, ठीक ना, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दें। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, ठीक ना, आप लोग मास्टर हैं। जब इसको बीच में जो अवरोधक है, टेट है, सुपर टेट है, इसको निकाल कर आप लोग फाइनल मार देंगे। ठीक ना, तो आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा ना। तो और लेकर वीडियो मैं आता रहूँगा, रोज लेकर आऊँगा, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों के लिए मैं रामबाण लेकर आ रहा हूँ। ठीक ना, तो इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।